कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी हैं, साथ ही साथ कुछ लघुतरात्मक प्रश्न भी और अति लघुतरात्मक प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि इंद्रसेना को मेंढक मंडली कौन कहते थे। मेंढक मंडली के नाम से भी बुलाया जाता था और इसे इंद्रसेना भी नाम था। तो ऑप्शन एक है कि गांव के सभी लोग इसे मेंढक मंडली कहते थे, या फिर लेखक स्वयं इन्हें मेंढक मंडली कहता था, या गांव के चिढ़ने वाले लोग, जो लोग इनसे चिढ़ते थे, वो इनको मेंढक मंडली कह करके बुलाते थे, या फिर गांव के बाहर के लोग इन्हें मेंढक मंडली कह करके बुलाते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो जो आपको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। राइट आंसर है इसका गांव के जो चिढ़ने वाले लोग थे, जो इनसे चिढ़ते थे, इनको लगता था कि ये पानी की बर्बादी है, जिन लोगों को लगता था कि भाई ये ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो वो फिर इनको मेंढक मंडली कह करके बुलाते थे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है, हाँ, यह है विटनेस शब्द का पारिभाषिक हिंदी रूपांतर क्या है। विटनेस का आपको पारिभाषिक शब्द बताना है। क्या होता है? वसीयता होता है, या फिर इच्छा पत्र होता है, या गवाह होता है, या अनुमति होता है। तो विटनेस का मतलब होता है गवाह। राइट आंसर है इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, तीसरा प्रश्न है कि यमक अलंकार का उदाहरण है। इसमें से यमक अलंकार का उदाहरण कौन सा है बताना आपको। पहला है पीपर पात सरिस मन डोला, दूसरा है तारा घट उषा नागरी, तीसरा है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर, तीन ही नहीं है, तीन है ना, ये तीन ही नहीं है, तीन बेर खाती हैं, और चौथा है मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, तीन बेर खाती थी। यहाँ पर भी तीन ही है, तीन है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तो यहाँ पे देखो यमक में क्या होता है कि जब शब्द का रिपीटेशन हो, शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ भी उतनी ही बार भिन्न हो, तो वहाँ पे यमक होता है। तो यहाँ देखो तीन बेर और तीन बेर, तो पहले तीन बेर का मतलब तो क्या है कि तीन बेर मतलब तीन बार, पहले तीन बार खाती थी और वही अभी क्या करती है, तीन बेर जो होते हैं ना, बेर जो फल होता है ना, बेर, वो तीन बेर खा करके गुजारा चलाना पड़ता है। तो रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पे आवृत्ति हुई है और दोनों बार अर्थ उसका भिन्न भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत, पंक्ति में अलंकार कौन सा है, बताइएगा कौन सा अलंकार है। ऑप्शन एक है विरोधाभास, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है उपमा, और चौथा है रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न में सही जवाब है बच्चों देखो कि विस्मय यह गोदावरी, गोदावरी को विस्मय बताया है। विस्मय का मतलब होता है विष, जिसमें विष है, जिसमें जहर है, और फल कैसा दे रही है, अमृतन के फल देत। तो भाई अमृतन के फल, अमृत के फल कैसे दे सकती है, एक तरफ तो विष की बात हो रही है, दूसरी तरफ अमृत फल की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो विरोधाभास अलंकार है। सही जवाब है इसका ऑप्शन अ। ठीक है भाई, विरोधाभास अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है पांचवा, कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। याद करिए हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता आत्म परिचय में कवि कहता है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं उस पृथ्वी को प्रतिपग ठुकराता, है ना, मैं उस पृथ्वी को, मैं प्रतिपल उस पृथ्वी को ठुकराता। पंक्ति में जग क्या जोड़ता है, यहाँ पे जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव से क्या तात्पर्य है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वैभव से क्या तात्पर्य है, यह पृथ्वी पर क्या जोड़ता है, स्वर्ग जोड़ता है, घरों को जोड़ता है, धन को जोड़ता है, या प्रसिद्धि को जोड़ता है। तो बच्चों धन, वैभव का मतलब होता है धन संपत्ति। तो पृथ्वी पर जगत क्या करता है, संसार के लोग क्या करते हैं, धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे कवि हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं मैं ऐसी पृथ्वी को क्या करता हूं, ठुकराता हूं, जहां पे धन इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए बच्चे चमकीले इशारों से क्या करते हैं। चमकीले इशारों से शरद ऋतु जब आगमन होता है शरद ऋतु का,
तो साइकिल नई चमकीली साइकिल पे तेज चलते हुए, घंटी बजाते हुए और नए चमकीले इशारों से बुलाते हुए क्या करते बच्चों को? पतंग उड़ाते हैं बच्चे, या पटाखे छुड़ाते हैं बच्चे, या जोर जोर से सीटियां और किलकारियां मारते हैं, या फिर तेज आवाज में संगीत गाते हैं। तो राइट आंसर है जोर जोर से सीटियां और किलकारियां मारते हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है स। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, जीजी के दृष्टिकोण में त्याग है। जीजी के दृष्टिकोण में त्याग क्या है? त्याग किसे बताया जीजी ने? करोड़ों रुपए में से कुछ दान कर देना, या फिर अपनी जरूरत त्याग करके मानव के लिए कुछ देना, या फिर ईश्वर के लिए कुछ प्रसाद चढ़ाना, या भ्रष्टाचार करके दान देना। तो जीजी ने देखो क्या कहा था। जीजी ये कहती है कि भाई अपनी जरूरत त्याग करके, मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, कोई वस्तु है और कम मात्रा में है और आपको उसकी आवश्यकता है ना, उसके बावजूद अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसको दे देते हो तो वो त्याग कहलाता है। पानी की बर्बादी पर जब लेखक ने जीजी से कहा कि भाई ये पानी की बर्बादी है, तो जीजी ने ये कहा था कि अगर आप कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आपको वो देनी पड़ेगी। तो इसे त्याग कहा है जीजी ने भाई, कि अपनी जरूरत त्याग करके मानव के लिए कुछ देना। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, कि बात सीधी थी पर कवितांश का वर्ण्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? किस बात पर बल दिया गया है इसमें? भाषा की सहजता, भाषा की जटिलता, बात का रहस्य, या फिर भाषा का उद्देश्य? तो यहां पे इसका मुख्य वर्ण्य विषय है भाषा की सहजता। हमें अगर किसी बात को कहना है तो सिंपल सरल भाषा में कह देना चाहिए। भाषा को चमत्कारिक बनाने के लिए उसमें अगर हमने छेड़छाड़ करी तो वो बात ही समाप्त हो जाएगी। तो क्या है इसका सही? भाषा की सहजता पर बल दिया है, या इसका वर्ण्य विषय ही है भाषा की सहजता। नेक्स्ट है 8वां के बाद 9वां प्रश्न, भक्तिन कारागार से वैसे ही डरती है जैसे, जैसे किससे? जैसे कि यमलोक से, जैसे कि ससुराल से, जैसे कि मायके से, या जैसे कि छात्रावास से? तो भाई भक्तिन तो यमलोक से डरती है। जैसे यमलोक से डरती वैसे ही कारागार से डरती। कारागार का नाम, जेल का नाम तो लेना ही नहीं भक्तिन के सामने भाई। तो ये सही जवाब रहेगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कि आपके लिए सार्थक बाजार कौन सा रहेगा? बाजार दर्शन पाठ में से जैनेन्द्र कुमार ने कौन से बाजार को सार्थक बाजार कहा है? वो बाजार जहां आवश्यक वस्तु मिलती हो वो बाजार सार्थक है, या फिर जहां निश्चित मूल्य पर वस्तु मिलती हो वो बाजार सार्थक है, या जहां छूट पर वस्तु मिलती हो वो बाजार सार्थक है, या फिर माल या शोरूम वाले जो बाजार होते हैं वो बाजार सार्थक है? तो देखो सही जवाब रहेगा कि जहां पे निश्चित मूल्य पर कोई वस्तु मिले, न तो ज्यादा पैसा लिया जाए वहां पे किसी चीज का और न कम पैसा लिया जाए, जो निश्चित उसका मूल्य है उस मूल्य पर अगर कोई वस्तु हमें मिल जाए तो वो बाजार सार्थक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, कि जहां निश्चित मूल्य पर वस्तु जो है वो हमें उपलब्ध हो जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? तो वही जो मेंढक मंडली थी उसका दूसरा नाम था, आप बताइए क्या नाम था? बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, मेंढक मंडली का दूसरा नाम था बच्चों इंद्रसेना। वैसे इनका नाम तो था इंद्रसेना, पर लोग उसे मेंढक मंडली कह करके बुलाते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है हमारा कि भाई भक्तिन का बचपन और यौवन किस अवस्था में व्यतीत हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि भक्तिन ने बचपन से ही कठिन परिस्थितियां देखी थी। सबसे पहले तो उसकी छोटी अवस्था में उसका विवाह हो जाता है, उससे पहले उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो विमाता का उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, फिर उसका विवाह हो जाता है। ससुराल में आने के बाद भी कठिन परिस्थितियां उसने देखी थी। सारी चीजें आपको लिखनी है ना, कि भक्तिन को बचपन से ही गरीबी, उपेक्षा और विमाता के अत्याचारों को सहन करना पड़ा। सौतेली माता के दुर्व्यवहार का उसे सामना करना पड़ा। उसका विवाह अल्पायु में हो गया था। उसके बाद विवाह के बाद 3 कन्याओं को जब उसने जन्म दिया तो उसे खोटी टकसाल कह करके उसके जेठानी और उसकी सास ने उसे पुकारा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उससे काम करवाया जाता था, उसकी लड़कियों से काम करवाया जाता था। और इसके बाद क्या हुआ कि फिर भरी जवानी में विधवा हो गई। उसके बाद उसकी बेटी भी विधवा हो गई, और उसके जेठों के स्वार्थी व्यवहार के कारण उसका जीवन जो है वो कष्टों में व्यतीत हुआ। तो ऐसा था भक्तिन का जीवन। बाद में वो जो है सब कुछ छोड़ करके और महादेवी की सेवा में चली जाती है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे भक्तिन के जीवन के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा
कि बाजार दर्शन निबंध के आधार पर बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए इससे बचने का उपाय लिखिए। तो बाजार क्या होता है बच्चों? चारों तरफ से जो सजा धजा बाजार होता है वो हर किसी बाजार से चलने वाले व्यक्ति को कहता है आओ मुझे लूटो। लेकिन अब ग्राहक पे ये डिपेंड करता है या उस वहां से चलने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को बाजार के हवाले कर देगा या फिर बाजार से बचते हुए, जैसे कि चूरण बेचने वाले भगत जी जाते थे तो वैसे निकल जाएगा। तो इससे बाजार से बचने का क्या उपाय है ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखना है कि बाजार के जादू का आशय है बाजार में सुसज्जित अनेक चीजों के प्रति आकर्षण होना और उन्हें खरीदने के लिए लालायित रहना। तो चारों तरफ जब चीजें आपके सामने हैं, इस तरीके से सजी धजी हैं, इस तरीके से लगी हुई है कि आपका मन करेगा कि कोई ना कोई चीजें खरीद लो। बाजार के जादू से तो ये बाजार का जादू है और इस बाजार के जादू से बचने के लिए उपयोगी और निश्चित चीज ही खरीदनी चाहिए एवं व्यर्थ की लालसा और दिखावे की प्रवृत्ति से मुक्त रहना चाहिए। आत्म संतोषी प्रवृत्ति होगी तभी आप बाजार के जादू से बच सकते हैं, अन्यथा बाजार के जादू से कोई नहीं बचा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला है प्रश्न 14वां प्रश्न है कि इंद्र सेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी ने क्या प्रयास किया और लेखक को कैसे समझाया। जब जीजी, क्योंकि लेखक जीजी की हर बात मानता था, जैसा जीजी कहती थी वैसा लेखक करता था, लेकिन लेखक ने देखा, धर्मवीर भारती ने देखा कि भाई ये तो एक प्रकार से पानी की बर्बादी है। एक तरफ तो जहाँ चारों तरफ घोर अकाल पड़ा हुआ है, भयंकर पानी की कमी है और इधर लोग जो है वो घड़े भर भर करके, बाल्टियां भर भर के पानी उड़ेल रहे हैं। तो अब उसने मना कर दिया पानी डालने से, तो काफी देर तक तो वो जीजी से बोला नहीं, मुंह फुला करके बैठा रहा, कोई उसमें किसी काम में उसने सहयोग नहीं दिया। अंततः जीजी ने क्या किया कि उसके मुंह में मठरी डालते हुए समझाया कि इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाना है। जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं लोग, अर्घ्य देते हैं ना, ओम सूर्याय नमः करके। तो जो चीज हमारे पास कम हो और प्रिय भी हो, हमें उसकी जरूरत हो और उसका दान करना ही सच्चा दान कहलाता है। ऐसा नहीं कि आपके पास लाखों रुपए और आपने उसमें से 1 रुपया किसी को दान कर दिया तो वो दान नहीं कहलाएगा। इंद्र सेना को पानी देने से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वे हमें पानी देंगे, अर्थात बरसात करेंगे, बारिश करेंगे। तो ये एक प्रकार से जो है वो यहाँ पे दान है। कई उदाहरण देती है जीजी की, जैसे मान लो आपको गेहूं चाहिए, इतने ज्यादा गेहूं चाहिए तो आपको थोड़े गेहूं पहले बोने पड़ेंगे। इस तरीके से ये एक जो है वो उसको समझाने का प्रयास किया है लेखक को।